एक हम बात करेंगे फैमिली ऑफ कर्व की। किसकी बात करेंगे? फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या होता है? फैमिली ऑफ कर्व्स, CURVES। सपोज करो हमने 2x dx का इंटीग्रेशन किया और वो हमको मिल गया x² प्लस c। ठीक, अच्छा इसका हम जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। 2x dx का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो हमको मिल गया x² प्लस c। c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, c की वैल्यू बढ़ती चली जाएंगे। आप कुछ भी कांस्टेंट है 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हैं। चलो इसका जरा हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरीके से रफली हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा x² का ग्राफ, बहुत ध्यान से देखो। ये आपका आएगा y = x²। c की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 रख रहे हैं। अब सपोज करो हमने ये, अब हम एक ग्राफ खींच रहे हैं y² = x² प्लस 1 का, c की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम, तो वो थोड़ा ऊपर उठ के जाएगा कुछ इस तरीके से, y = x² प्लस 1। अब हम c की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो कुछ थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, y = x² प्लस 2। हम c की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं सपोज करो, तो वो हमारा थोड़ा उठ के चला जाएगा, y² x² प्लस 3। ऐसे आप लगातार c की वैल्यू क्या करते जाएंगे अपने हिसाब से, चूँकि कांस्टेंट है आप उसको वेरी करते चले जाएंगे, तो हमको कुछ एक इनफाइनाइट कर्व मिलना शुरू होंगे। आप देख रहे हैं बहुत से कर्व ऐसे मिलेंगे, और इन कर्वों में खासियत ये होगी ये सारे कर्व क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये सारे कर्व कैसे होंगे? ये सब पैरेलल होंगे। तो ऐसे कर्व जो एक दूसरे से पैरेलल हो, इनफाइनाइट संख्या में हो, उनको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। इनको क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स। एक बात फिर छोटी सी हम समझ रहे हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगी फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या है? सपोज करो 2x dx का इंटीग्रेशन किया, वो आया हमारे पास x² प्लस c। हमने x² का ग्राफ ड्रा किया, तो x² का ग्राफ पहला ही आया, फिर हमने c की वैल्यू बढ़ाई, 1 2 3 किया तो कुछ ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ। तो ऐसे c की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि कई ग्राफ मिलेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ मिलेंगे। हाँ, इन ग्राफ में खासियत ये होगी कि ये पैरेलल होंगे। इस तरीके के जो सिस्टम हमारे मिलता है, इस सिस्टम को बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हम बात करते हैं उस कांस्टेंट c की। चलिए अब c क्या है, क्यों है, कैसे है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं, एक साथ फार्मूले हम तुम्हें नहीं बताएंगे ना तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। देखो अच्छा, आप जरा हमको ये बताओ, जैसे सपोज करो d/dx हमने लिया e की पावर x। e की पावर x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या आने वाला है? यही तो रहेगा। अब हम e की पावर x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 2 तो कांस्टेंट हो गए ना, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा डिफरेंशिएशन? यही तो रहेगा। d/dx हम e की पावर x प्लस 3 का कर रहे हैं, e की पावर x ही मिलने वाला है। d/dx हम e की पावर x प्लस 4 का कर रहे हैं, हमको यही रिजल्ट मिलेगा। d/dx आप e की पावर x प्लस 7 कर रहे हैं, हमको रिजल्ट यही मिलेगा। क्या इन सारे रिजल्ट्स को हम जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं? यानी हमने d/dx e की पावर x प्लस c क्या है? कांस्टेंट। इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिला e की पावर x प्लस 0। देखो ध्यान से देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, e की पावर x, e की x प्लस 2, x प्लस 3, 4, 7, इनको हमने कुछ इस जनरल फॉर्म में लिख दिया। तो e की पावर x प्लस c का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x प्लस 0 मिलेगा। अब इंटीग्रेशन में आ जाओ। अब हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो हमको यही चीज़ मिलनी चाहिए, रिवर्स मिलनी चाहिए ना। तो e की पावर x का जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? e की पावर x प्लस c। तो ये वो c है जो हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में लगता है। वो c ये है, वो c क्या था? वैल्यू बढ़ती जा रही थी, 1 2 3 4 6 7। तो हमने ये देखा कि e की पावर x का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमको e की पावर x का इंटीग्रेशन करने में हमको e की पावर x प्लस 1 भी मिल सकता था, e की पावर x प्लस 2 भी मिल सकता था, e की पावर x प्लस 3 भी मिल सकता था, e की पावर x प्लस 4 भी मिल सकता था, e की पावर x प्लस 7 भी मिल सकता था। तो कई वैल्यूज़, कई आंसर्स आ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। हमको कोई डेफिनिट आंसर नहीं मिल रहा है। e की पावर x का इंटीग्रेशन करने से तुम ये नहीं कह सकते साहब e की पावर x ही हमको मिल रहा है।
वो e की पावर x प्लस 1 भी हो सकता है, e की पावर x प्लस 2 भी हो सकता है, e की पावर x प्लस 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7। इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है। और जो ये वेरिंग वैल्यूज़ है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मतलब उनको 1 2 3 4 ना बोल के एक कांस्टेंट के फॉर्म में सी है, हर क्वेश्चन में, हर इंटीग्रेशन में हम ऐसे ऐड कर देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। तो e की पावर x, ये c की कहानी समझ में आ गई। c क्या है? c आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो किस तरीके से आ रहा है। इस पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्यों है? क्योंकि हमने ये देखा कि e की पावर x का मतलब किसी इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन डेफिनिट नहीं होता, उसकी कई वैल्यूज़ आ सकती हैं, एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c लगाऊंगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ हमने यहाँ पर